हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं अपने सीरीज का 7वां क्लास। और आज के इस क्लास में हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं उन सभी को एक एक करके। तो दोस्तों ये जो सीरीज है आप सबका एक तरह से प्रैक्टिस हो जाता है। अगर आपने इसका क्लास कर रखा हो तो आप इसको प्रैक्टिस सेशन के रूप में भी देख सकते हैं, या फिर अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो भी ये क्लास आप सबके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो क्लास में बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत से अब तक कौन कौन सा सवाल आ चुका है और किस प्रकार से आप सबका दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन बनता है। दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे आए हुए हैं क्वेश्चन, उन सभी को देखेंगे एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं विदेशी आक्रमण से जितने भी 2-4 क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको। ठीक है, तो ये भी दिल्ली सल्तनत से ही रिलेटेड हैं, बट ये स्पेशली विदेशी आक्रमण पर डिपेंड है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण किस वर्ष में हुआ था। तो तैमूर लंग आपने सुना होगा, तैमूर लंग जो है उसने आक्रमण किया था भारत पे। तो दिल्ली पर आक्रमण कब किया था ये आपको पूछा है। तो इसका यहाँ पे देखिए एसएससी सीपीओ में ये पूछा गया है, और अगर ये इसका आपको आंसर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसको मैं छोटा कैसे होगा यार, ठीक है, और ये कलर ले लेता हूँ मैं। ठीक है, हाँ, तो भाई ये देखिए कि तैमूर लंग का दिल्ली आक्रमण कब किया था, तो ये आपको आंसर करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। अगर आपको पता है तो आप बताते हैं, आपको एक तरह से प्रैक्टिस भी हो जाता है और आपको पता चलेगा कि आपको कितना सही पता है कितना गलत पता है। एक तरह से आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1398 में। क्या 1398 में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो तैमूर लंग के बारे में हम कुछ जानते हैं कि तैमूर जो है उसने नासिर उद्दीन महमूद शाह तुगलक के शासन के दौरान भारत पर आक्रमण किया था। तो ये भी पूछा जाता है कि जब तैमूर आक्रमण किया था भारत पर, उस टाइम यहाँ का शासन कौन था। तो उस टाइम नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान ये आक्रमण किया था। ठीक है, आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सा महमूद गजनवी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण था। तो महमूद गजनवी के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये आपको पता होगा कि महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार आक्रमण किया था, और उसने जो 17 बार आक्रमण किया था उसमें से जो 16वां आक्रमण था वो किया था सोमनाथ के टेम्पल पर। कहाँ पे? सोमनाथ मंदिर में। तो उसी को पंजाब के बाहर आखिरी आक्रमण माना जाता है। तो कहाँ पे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोमनाथ टेम्पल। क्या हो जाएगा? सोमनाथ टेम्पल। तो जो महमूद गजनवी है उसने आखिरी आक्रमण जो था सोमनाथ टेम्पल पर किया था। और ये देखिए आप सबका एसएससी CHSL का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, हाँ देखिए सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था तो कब किया था? तो 1025 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। ठीक है, और सबसे पहले जो पहला आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी। ये क्वेश्चन मैंने बताया कि 17 बार उसने आक्रमण किया है, तो ये भी पूछा जाता है कि महमूद गजनवी भारत पर कितने बार आक्रमण किया था। तो 17 बार हो जाएगा, और पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था, और फिर 1025 में आप सबका सोमनाथ टेम्पल का आक्रमण हो जाएगा। ठीक है, ओके। और ये एक और यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कि मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम जो पहला आक्रमणकारी था, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। उससे भी पहले सिकंदर का आक्रमण हुआ था 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में, जो सिकंदर और पोरस का लड़ाई हुआ था झेलम नदी के किनारे। तो झेलम नदी के किनारे हुआ था। तो ये अभी आपको याद रखना है। वैसे मोहम्मद बिन कासिम को बोला जाता है पहला आक्रमणकारी, जो एक मुस्लिम था, और उससे भी पहले सिकंदर ने आक्रमण किया था। ठीक है, और महमूद गजनवी 17 बार आक्रमण किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चंदावर का युद्ध
चंदावर का युद्ध निम्न में से किसके बीच में हुआ था? चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो आप सब ने अगर हिस्ट्री पढ़ा है तो आप सबको पता होगा कि चंदावर का युद्ध किसके बीच में हुआ था। ठीक है, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि चंदावर का युद्ध जो है आप सबका, देखिए चंदावर का युद्ध होने से पहले 2 युद्ध हुए थे। तराइन का युद्ध, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। तो तराइन का पहला युद्ध हुआ था आप सबका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो पहला पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और दूसरा पृथ्वीराज चौहान हार गया था। और हारा था इस वजह से कि उसी के जो भारत के एक राजा थे जयचंद ने गौरी का साथ दिया था, जिसके वजह से पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। तो इस वजह से जयचंद को बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे हेट करने लगे, जिस वजह से फिर जयचंद गुस्से में आके मोहम्मद गौरी से लड़ाई करने लगा। तो उस टाइम चंदावर का युद्ध हुआ था। तो किसके, आपको स्टोरी समझ में आ गया होगा किसके किसके बीच में हुआ था? तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में ये चंदावर का युद्ध हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं कि जयचंद और मोहम्मद गौरी जो है, चंदावर का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1194 में। उससे पहले 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, तराइन का पहला युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया था, पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। दूसरा में गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास कि प्रसिद्ध अरबी विद्वान अल बरूनी 11वीं शताब्दी ईस्वी में डैश के साथ आया था। तो किसके साथ वह आया था? भारत आया था। किसके साथ आया था? आप सभी को पता होगा अल बरूनी के बारे में। तो अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। वो जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, महमूद गजनवी के बारे में हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि महमूद गजनवी जो 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, उसने सोमनाथ का टेम्पल भी, बहुत सारे टेम्पल वो लूटने के मकसद से आता था, यहाँ पे लूटपाट करता था और फिर वापस चला जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो महमूद अल बरूनी को क्यों इम्पोर्टेंस दिया जाता है? क्योंकि उसने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जिनसे इतिहास का स्रोत हमें मिलता है। तो देखिए अल बरूनी की पुस्तक क्या है? किताब उल हिंद और तकिए हिंद। ठीक है, तकिए हिंद, हिंदुस्तान के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से हमको पता चलती है। तो कुछ इम्पोर्टेंट उसने किताब लिखी है जिसके लिए हम अल बरूनी को पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो चंगेज खान जो है, चंगेज खान का मृत्यु कब हुआ था, ये आपको आंसर करना है। ठीक है, तो चंगेज खान कौन था? तो देखिए अभी तैमूर लंग के बारे में आपने पढ़ा, उसके बाद चंगेज खान। तो ये मंगोल आक्रमणकारी था, मंगोल का शासक था चंगेज खान। तो चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? चंगेज खान ने भी भारत पे बहुत सारा आक्रमण किया था, तो ये भी। ठीक है, तो चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 1927 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो चंगेज खान जो है 1162 से 1227 तक मंगोल साम्राज्य का संस्थापक था और वहाँ का शासक था। कब से कब तक? 1162 से 1227 ईस्वी तक वहाँ का संस्थापक भी था और वहाँ पे उसका राज भी किया था। ठीक है, उसने इल्तुतमिश जो था मामलुक वंश के तीसरा शासक था। अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे मामलुक वंश, जिसको गुलाम वंश भी बोला जाता है। ठीक है, तो इल्तुतमिश गुलाम वंश से संबंधित है और तीसरा शासक था। ठीक है, के शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था। ये भी पूछा जाता है कि जो आपका चंगेज खान है किसके टाइम पे भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के टाइम पे भारत पर आक्रमण किया था और मंगोल साम्राज्य ने 1221 से 1327 तक भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक आक्रमण किए। ठीक है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट ये है आपका कि इल्तुतमिश के टाइम पे मंगोल शासक चंगेज खान ने आक्रमण किया था, ये आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास कि निम्नलिखित में सबसे प्रसिद्ध चहमान शासक कौन थे? मतलब चहमना डायनेस्टी, चौहान डायनेस्टी एक तरह से बोल सकते हैं इसको। तो कौन थे? तो आप सभी को पता होगा, यहाँ देखिए चौहान आपको कोई नहीं दिख रहा, तो आप सबको पता है कि पृथ्वीराज चौहान जो थे, पृथ्वीराज चौहान कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान जो थे उनका मतलब ओरिजिनल नाम था पृथ्वीराज तृतीय, बाद में उनका नाम पड़ा था पृथ्वीराज चौहान।
तो चहमान डायनेस्टी या चहमाना डायनेस्टी का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? तो पृथ्वीराज तृतीय या फिर पृथ्वीराज चौहान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं कि जो पृथ्वीराज तृतीय है उन्हीं का नाम था पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, मैंने आप सबको बताया कि पृथ्वीराज चौहान ने जो गौरी के साथ युद्ध लड़ा था, तराइन का पहला युद्ध 91 में और 92 में दूसरा युद्ध लड़ा था। ठीक है, और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने किस वर्ष उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण किया था? देखिए, थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन देखने को हमेशा मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको नहीं पढ़िएगा। अगर आप नहीं पढ़ के जाते हैं, अगर आप एक बार देख के जाते हैं तो आपका दिमाग में रहता है, और आप जब भी आप सबको अगर वो क्वेश्चन देखने को मिले तो आप एलिमिनेशन के थ्रू से आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ज़रूर से देखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पूछा है कि चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने किस वर्ष उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1219 में। ठीक है, एसएससी एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1219 इसका सही आंसर हो जाएगा कि चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने उत्तर पूर्वी ईरान पर 1219 में किया था आक्रमण। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जोरोस्टर डैश नवी था। तो देखिए, जोरोस्टर जो है एक डैश नवी था, तो कहाँ का था? एक तरह से ये भी पूछा जाता है कि कहाँ का था। ठीक है, तो जोरोस्टर जो था वो था आप सबका ईरानी नवी था, तो ईरान का वो था, तो इसलिए उसको ईरानी नवी बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया था? तो पहला यूरोपीय किला किसने बनवाया था? डच ने, ब्रिटिश ने, फ्रेंच ने, पुर्तगालियों ने। तो किसने पहला यूरोपीय किला बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। जो पुर्तगाली लोग आए थे उन्होंने सबसे पहला किला बनाया था, यूरोपीय किला। ठीक है, और कब बनाया था? तो 1503 में। तो देखिए, फोर्ट वो जो किला बनाया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था फोर्ट इमेनुअल, को पुर्तगालियों ने 1503 में बनवाया था। देखिए, फोर्ट इमेनुअल सबसे पहला किला, सबसे पहला यूरोपीय किला था जो पुर्तगालियों ने बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है दिल्ली। अब देखिए, ये जो आक्रमण से रिलेटेड क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत से बाहर, वो समाप्त हो गए। अब हमारा स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, बहुत सारा यहाँ पे काल चला है। जैसे वंश यहाँ पे आए, छः वंश आए हैं। आप सबको पता होगा कि सबसे पहले जो गुलाम वंश आया, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आता है, सैयद वंश, तुगलक वंश, फिर लोधी वंश आता है, 5 वंश आते हैं, सॉरी। तो इस तरह से आप सबका दिल्ली सल्तनत चलता है। तो दिल्ली सल्तनत में 5 जो वंश हैं उन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सबको हम देखेंगे। तो दिल्ली सल्तनत से यहाँ देखते हैं पहले हम, तो क्या लिखा है पहला क्वेश्चन हमारे पास कि प्रशासन में दीवाने इंसाह का कार्यालय किस मामले से संबंधित था? ठीक है, तो दीवाने इंसाह का कार्यालय किस मामले, मतलब दीवाने इंसाह किसको बोला जाता था? एक तरह से सैन्य का, धार्मिक मामले के, वित्त और राज्य पत्राचार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी सीपीओ का। आप सबको मैं बार बार कहता हूँ, अब आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद पॉज करिए और अपना आंसर पहले दीजिए, उसके बाद हमारा यहाँ पे जो आंसर बताया जाएगा उसको देखिएगा, ताकि आपको भी पता चल जाए कि हम कितना सही आंसर कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप सबका ऑप्शन डी, राज्य पत्राचार। जो दीवाने इंसा था उसको राज्य पत्राचार मामले से संबंधित था। ठीक है, तो राज्य पत्राचार जो है दिल्ली सल्तनत प्रशासन, जो उसका प्रशासन व्यवस्था था उस टाइम, जो दीवाने इंसा जो था वो राज्य पत्राचार्य था। ठीक है, और दीवाने विराजत जो था वो राजस्व और वित्त विभाग। तो राजस्व और वित्त मतलब पैसा वाला जो विभाग था उसको दीवान ए विराजत कहा जाता था। ठीक है, और दीवान ए अर्ज किसको कहते थे? सैन्य विभाग को। दीवान ए अर्ज को सैन्य विभाग कहा जाता था, मतलब उस टाइम दीवाने अर्ज से संबंधित था। ठीक है, और जो धार्मिक मामलों का विभाग था उसको बोलते थे दीवान ए रिसालत। ठीक
ठीक है, दीवान ए रिसालत। उसके बाद दीवान ए बंदगान, तो दीवान ए बंदगान दासों का विभाग था, तो दास लोग जो होते थे उनका विभाग था दीवान ए बंदगान। ठीक है, अब उसके बाद दीवान ए खैरात जो था, खैरात मतलब आपको पता चल रहा है, खैरात मतलब दान देना, तो दान वाला विभाग जो था, दान दक्षिणा देना, वो हो जाता था दीवान ए खैरात। उसके बाद दीवान ए मुस्तक राज, जो दीवान ए मुस्तक राज था, वो बकाया राशि वसूलने के लिए ये बनाया जाता था, मतलब कि ये डिपार्टमेंट था। उसके बाद दीवाने कोही, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दीवाने कोही। तो दीवाने कोही मतलब होता था कृषि विभाग, दीवाने कोही मतलब कृषि विभाग। तो देखिए क्वेश्चन तो यहाँ पे जो है वो आपको पढ़ना ही है, लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बातें मैं आप सबको बताता हूँ वो भी आपको ज़रूर से ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारे पास आया विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड। तो जब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत चल रहा था उसी टाइम भारत में विजयनगर साम्राज्य भी बढ़ रहा था। तो विजयनगर साम्राज्य से भी उसी मतलब समकालीन है, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे ही विजयनगर साम्राज्य जो था वो बना था, तो उसी के समकालीन में हमको भी वो भी पढ़ना होता है। ठीक है, तो विजयनगर से भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे? तो जब विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ उस टाइम दिल्ली का सुल्तान कौन था? नसीरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, तो कौन था? तो देखिए ये आपका एसएससी सीएचएसएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों जब विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ था उस टाइम दिल्ली पे कौन राज कर रहा था? मोहम्मद बिन तुगलक का राज था, तुगलक डायनेस्टी का। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का, आपको ये क्वेश्चन हमेशा मैंने भी एग्जाम देने जब गया था उस टाइम भी ये क्वेश्चन मिल गया था मेरे को कि हरिहर और बुक्का ने किस साम्राज्य का स्थापना किया था? तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। ठीक है, और 1336 में की गई थी। कब की गई थी? 1336 ईस्वी में। उसके बाद राजधानी इसका हम्पी था, जो हम्पी का अभी आप सबको किला मिलता होगा, हम्पी देखने को मिलता होगा, आपका एक नोट में भी है। आपको अगर आपको पता है कि कौन से नोट के पीछे हम्पी छपा हुआ है तो ये आपको आंसर करना है। ठीक है, कमेंट में आंसर करके बताइएगा कि हम्पी जो है वो किस नोट के पीछे छपा हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम्पी पूछा जाता है कि हम्पी किसने बनवाया था? तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था हरिहर और बुक्का ने, उन्होंने ही हम्पी का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि दिल्ली सल्तनत की निम्न में से किस प्रणाली व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पर प्रभाव था? तो किस व्यवस्था का प्रभाव था विजयनगर साम्राज्य पर? तो वाली, चहलगानी और बिट्टी कच्ची और इक्तादारी। देखिए चहलगानी क्या होता था? चहलगानी और इक्तादारी तो आप जान ही रहोगे, वाली और बिट्टी कच्ची। देखिए चहलगानी जो था 40 चहलगानी होते थे, एक सेना का टुकड़ी को चहलगानी बोला जाता था। इक्तादारी प्रथा मतलब इक्तादारी जो था वो एक तरह से ज़मीन पे एक टैक्स के टाइप से होता था। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत में की जो है निम्न में से कौन सा प्रणाली और कौन सा व्यवस्था था जो विजयनगर साम्राज्य का प्रभाव डालता था, उस पर प्रभाव था। तो ये देखिए एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आपका एसएससी सीजीएल में 2023 का इस बार का ही आया हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इक्तादारी प्रथा, इक्तादारी प्रथा जो था वो वहाँ पे भी प्रभाव में था। जो इक्तादारी प्रथा जो दिल्ली सल्तनत में चल रहा था उसको विजयनगर साम्राज्य में भी लगाया गया था। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान ए इंसा विभाग का प्रमुख था? देखिए अभी हमने पढ़ा दीवान ए इंसा क्या था, किससे रिलेटेड था, अभी मैं जस्ट 2 या 3 क्वेश्चन पहले हमने देखा, तो उसका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी कमेंट करके आप बताइए कि क्या था दीवान ए इंसा का मतलब। ठीक है, ओके, अभी देखते हैं कि ये जो था इसका आंसर क्या होगा कि दिल्ली सल्तनत के अधीन जो दीवान ए इंसा था उसका प्रमुख कौन था, उस विभाग का प्रमुख कौन था। ये देखिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, इतना डिफ़िकल्ट में कभी नहीं कोई क्वेश्चन जाता है, लेकिन यह कभी कभार देखिए ये एसएससी सीजीएल का है, तो एसएससी सीजीएल जो है आप सबका पूछ सकता है, उसको ये हक है, लेकिन कोई बात नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दबीर ए खास,
दबीर ए खास जो थे दीवान ए बंदगान का दीवान, अभी तो हमने पढ़ा दीवान ए बंदगान क्या था, दास का विभाग था, दीवान कोही कृषि विभाग था और दीवान मुस्तखराज बकाया विभाग था। ठीक है, तो देखिए ये जो था दीवान खास जो था, दीवान खास किसका प्रमुख होता था, दीवान इंसा का। ठीक है, दीवान खास जो है दीवान इंसा का प्रमुख होता था। ठीक है, अब देखिए कानून अधिकारी कौन होते थे, अमीर ए दाद। अमीर ए दाद कानून के अधिकारी होते थे। और वकील ए दर का मतलब क्या होता था, तो वकील ए दर का मतलब शाही घराने का नियंत्रक होता था। चलिए ठीक है, अगर यहाँ एक बार पढ़ लीजिएगा दिमाग में, बस एक दो बार रीडिंग मार लीजिएगा, दिमाग में आपका रहेगा कि कौन सा किससे रिलेटेड है। एक तरह से ये पुराना नाम और नया नाम हो गया कि पहले क्या कहते थे अभी क्या कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास कि हरियाणा राज्य में रजिया सुल्तान का मकबरा किस निर्माण सामग्री से निर्मित है, मतलब किससे बनाया गया है, किस चीज़ से, तो लाल बलुआ पत्थर से, ग्रेनाइट से, संगमरमर से, पकी हुई ईंटें से। तो किससे बनाया गया है, तो पकी हुई ईंटें। इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो हरियाणा राज्य में जो रजिया सुल्तान का मकबरा है वो किस चीज़ से बना है, तो पकी हुई ईंटों से बना है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा पकी हुई ईंटें। ओके, तो रजिया सुल्तान जो थी, रजिया सुल्तान कौन से वंश से रिलेटेड है, तो ये गुलाम वंश से रिलेटेड है। तो गुलाम वंश से रिलेटेड कौन है, रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान ने कब राज्य किया था, 1236 से 1240 तक, 4 वर्ष तक राज्य किया था और फिर इनको मरवा दिया गया था। मतलब वहाँ के टाइम पे, उस टाइम पे औरत शासन करे ये बहुत बड़ी बात हो जाती थी और ये वहाँ के जेंट्स या मर्दों को पसंद नहीं था और जैसे उन्होंने षड्यंत्र करके रजिया सुल्तान को मरवा दिया था। ठीक है, उनका जो मकबरा है कहाँ पे है, वो कैथल हरियाणा में है। ये भी पूछा जा सकता है कि आप सबका रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पे है, तो हरियाणा में है और कैथल में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 293 नंबर वाला। इसमें है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द जो है उसका संबंध किससे है, तो डैश से था। तो उलेमा शब्द का मतलब क्या था उसको यहाँ पे पूछा है। तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे उलेमा किसको कहा जाता था, तो वो विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री को उलेमा शब्द से संबोधित किया जाता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम फटाफट से। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन गुलाम या मामलुक वंश, गुलाम वंश मामलुक वंश को ही कहा जाता था, दूसरा नाम है। तो मामलुक वंश के शासक इल्तुतमिश की बेटी थी। तो कौन थी इल्तुतमिश की बेटी, और वो शासक थी गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश में एक ही महिला शासक हुई है जो कि रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रजिया सुल्तान। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत था नहीं, तो ये आराम से भी कोई भी कर लेता। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा पास है कि दिल्ली सल्तनत के अधीन भारत में धनवान मुसलमानों पर एक धार्मिक कर डैश लगाया गया था। तो देखिए मुसलमानों पे एक कर लगाया गया था, कौन से मुसलमानों पर, जो धनवान मुसलमान थे उन पे धार्मिक कर लगाया गया था। तो कौन सा कर था, आप सबने जजिया कर का नाम सुना होगा। जजिया कर गैर मुस्लिम में लगाया जाता था, लेकिन मुसलमानों में भी कर लगाया जाता था। कौन सा, तो वो जक़ात नाम का एक कर था, जक़ात। मुसलमानों पे जो कर लगाया जाता था धार्मिक कर, उसको जक़ात कहते थे। ठीक है, तो जक़ात जो था मुसलमानों के ऊपर लगाया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था। तो रजिया को कब हटाया गया था दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से, तो इसका सही आंसर क्या होगा। आपको मैंने पहले बताया कि जो रजिया सुल्तान है उनका शासन कब से कब था, तो 1236 से 1240 तक था। ठीक है, तो उसका शासन 40 तक लास्ट था। तो इसका मतलब ये है कि 40 में उसको हटाया गया होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1240 में उसको सिंहासन से हटाया गया होगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1240। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा कि जो रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पे है, तो कैथल हरियाणा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत ए नसीरी की रचना किसने की थी। तो ये जो एक किताब का नाम है तबाकत ए नसीरी। ठीक है, तो किसने लिखा है, ये चीज़ यहाँ पे आप सबको पूछा गया है। तो ये आपका CGL का क्वेश्चन है और ये भी टायर 2 का क्वेश्चन है। एक थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछा जाता है टायर 2 का क्वेश्चन, तो थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा,
तो मिनहाज ए सिराज जो है उन्होंने ये किताब लिखा है तबाकत ए नसीरी, ठीक है। और यहाँ पे एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट नाम है अमीर खुसरो। तो आप सब अमीर खुसरो के बारे में जानते होंगे कि अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है, ठीक है, तोताए हिंद। आप सभी को ये बात पता होगा। इसका सही आंसर, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? मिनहाज ए सिराज, ठीक है। कितने लोगों को पता था कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि ये देखिए क्वेश्चन जो थोड़ा सा ब्लर है बट मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ कि जफ़र खान इसका नाम जफ़र खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था। क्वेश्चन है कि जफ़र खान जो है किसका सेनापति था। तो मैं आप सबको बताता हूँ कि जो जफ़र खान जो है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अगर आपने पद्मावत मूवी देखी होगी जिसमें रणवीर कपूर और शाहिद कपूर मिलके मूवी बनाए, रणवीर कपूर या रणवीर सिंह है शायद, ठीक है, तो वो दोनों ने मूवी बनाया है पद्मावत नाम से। उसमें अलाउद्दीन खिलजी का रोल प्ले किया है रणवीर सिंह ने, ठीक है। तो उसमें जफ़र खान भी है। तो आप सब अगर वो मूवी देखे होंगे तो आप सबको पता होगा। तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था जफ़र खान। और एक इम्पॉर्टेंट उसका दास था मलिक काफूर। ये भी कभी कभी पूछ देता है कि मलिक काफूर किसका दास था। क्वेश्चन हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक पूर्वाधिकारी का संयोजन दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सही है। तो यहाँ आपका पूछा गया है कि शासक और उसके बाद कौन सा शासक आया था। तो यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए पहला देखिए यहाँ पे लिखा है अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन के बाद आया था, उसका पूर्वाधिकारी था। तो इसका मतलब ये सही आंसर हो जाएगा। अब बाकी हमको देखने का ज़रूरत नहीं है। आप सबको पता है कि जलालुद्दीन के बाद कौन आया था? अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश का संस्थापक था, ठीक है। आगे देखते हैं कि खिलजी वंश के शासक जो था जलालुद्दीन खिलजी का संस्थापक था। और अलाउद्दीन खिलजी कुतुबुद्दीन मुबारक और तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। और अलाउद्दीन खिलजी जो था वो आप खिलजी का दूसरा शासक था। और किसका? वो भतीजा था। किसका? जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था और दामाद भी था, ठीक है। उसका भतीजा भी था और दामाद भी था। और उसने हत्या करके फिर गद्दी अपना लिया था। ऐसा सीन था। आप स्टोरी पढ़े होंगे तो आप सबको पता होगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन किया था। तो देखिए दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन किया था। पृथ्वीराज चौहान, तो देखिए ये कब का बात हो रहा है? पृथ्वीराज चौहान कब? मोहम्मद गौरी लड़ाई कब हुआ था? 1191 के टाइम पे। तो गौरी यहाँ पे जीता, उसके बाद से फिर यहाँ पे दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुआ था। तो देखिए पृथ्वीराज चौहान से पहले, तो देखिए बलबन तो होगा नहीं क्योंकि बलबन गुलाम वंश का है। तो जब तक पृथ्वीराज हारेगा नहीं तो बलबन आएगा कहाँ से भाई? गुलाम वंश तो आएगा ही नहीं। तो अभी तक पृथ्वीराज हारा ही नहीं है, तो मतलब ये तो होना नहीं चाहिए, ये गलत हो जाएगा। फिर जलालुद्दीन खिलजी भी गलत हो जाएगा, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये सब दिल्ली सल्तनत से हैं। लेकिन एक अकेला यहाँ दिख रहा है अनंगपाल जो थे वो पृथ्वीराज चौहान से पहले के शासक हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनंगपाल। ये आपका एलिमिनेशन से इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो अनंगपाल तोमर इसका पूरा नाम है। अनंगपाल तोमर 1052 में दिल्ली के स्थापना की। तो दिल्ली की स्थापना किया था अनंगपाल तोमर ने। दिल्ली संग्रहालय में विक्रम संवत 1383 का शिलालेख तोमरोव द्वारा दिल्ली की स्थापना की पुष्टि करता है। मतलब कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि दिल्ली का जो संस्थापना या स्थापना किसने करवाया था? तो अनंगपाल तोमर ने, ठीक है। ओके, अगला हम देखते हैं कि तारीख ए मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास है। इसके लेखक कौन है? तो देखिए तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही किसने लिखा है? ये आपको आंसर करना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए ये आपका एसएससी सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ठीक है। बहुत डिफ़िकल्ट है नाम याद करना, लेकिन आप एक दो बार देखिएगा तो आपको दिमाग में रह जाएगा। और जब भी आप सबका क्वेश्चन आएगा तो आप सब इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। क्या इसने क्या लिखा था? तारीख ए
मुबारक शाही, तारिक ए मुबारक शाही जो दिल्ली सल्तनत का फ़ारसी भाषा का इतिहास है, फ़ारसी भाषा में लिखा हुआ इतिहास है। किसने लिखा था? आहिया बिन अहमद सरहिंदी। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं कि इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो जब इब्न बतूता आया था उस टाइम दिल्ली में किसका शासन था? तो उस टाइम मतलब कि ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि इब्न बतूता किसके दरबार में आया था, ऐसे पूछा जाता है। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था। कौन? इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था। और ये देखिए एसएससी CHSL का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021 का। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में इब्न बतूता भारत पर आया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। ओके, आगे देखते हैं। तुगलक जो है तुगलक डायनेस्टी का है, मोहम्मद बिन तुगलक। ये देखिए मुझे लग रहा है वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है, तो अभी हम यहीं तक छोड़ते हैं। फिर कल हम गुलाम वंश देखेंगे और गुलाम वंश के बाद हम ये देखिए हमने अभी तक हमने यहाँ पे पढ़ा है दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड क्वेश्चन, कि दिल्ली सल्तनत से नॉर्मल क्वेश्चन जो आते हैं वो, उसके बाद फिर गुलाम वंश से स्पेशल क्वेश्चन, फिर खिलजी वंश से स्पेशल क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम लोग तुगलक वंश से स्पेशल क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर सैयद वंश से, फिर लोधी वंश से। इस प्रकार हम लोग दिल्ली सल्तनत कल हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे और इस तरह से दिल्ली सल्तनत आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपने कितना आंसर सही किया वो भी बताइएगा, आपका स्कोर क्या रहा और कैसा लग रहा है वीडियो, एक प्यारा सा कमेंट करके। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं, और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जोहार झारखंड।